सुप्रभात। पिछले व्याख्यान में हमने साक्षात्कार के अर्थ को देखा और यह देखा कि साक्षात्कार किस तरह से दो या अधिक व्यक्तियों के बीच में की जाने वाली एक प्रक्रिया के रूप में है। अब ये साक्षात्कार की प्रक्रिया किस तरह से की जाती है, आज हम उसे समझेंगे। साक्षात्कार प्रविधि की सत्य से तथ्य संकलित करने का कार्य जितना हमें सरल दिखाई दे रहा है, वास्तव में वह उतना सरल होता नहीं है। साक्षात्कारकर्ता को शारीरिक व मानसिक दोनों दृष्टियों से सजग व चतुर होना चाहिए ताकि वह अपने उद्देश्य को उत्तरदाता के सामने अच्छी तरह से रख सके और आवश्यक तथ्य प्राप्त कर सके। चूँकि साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया है, अतः न केवल साक्षात्कारकर्ता बल्कि उत्तरदाता भी साक्षात्कारकर्ता के प्रति सचेत रहता है। यह उसके हाव भावों, प्रतिक्रियाओं व व्यवहार का अवलोकन करके अपने निष्कर्ष निकालता है और उसके अनुसार साक्षात्कारकर्ता को सहयोग देता है। विविध परिस्थितियों में साक्षात्कारकर्ता को कैसा व्यवहार करना होगा, इसके संबंध में सामान्य नियम बनाना बहुत ही कठिन है। ये साक्षात्कारकर्ता की कुशलता व उसकी अपनी प्रत्युपन्नति पर निर्भर करता है कि वह परिस्थिति को किस तरह से नियंत्रित करे। साक्षात्कार की प्रक्रिया के निम्न विवेचन से और बात स्पष्ट हो जाएगी। सबसे पहले साक्षात्कार की पूर्व तैयारी। सामाजिक अनुसंधानकर्ता जब अपने विषय का चुनाव करता है, तभी वह सूचना के स्रोतों पर विचार कर लेता है। यदि साक्षात्कार के माध्यम से तथ्य का संकलन किया जाना है, तब इसी स्तर पर यह भी तय किया जाता है कि साक्षात्कार का रूप संरचित होगा अथवा असंरचित, अर्थात तथ्यों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची की सहायता के लिए किया जाएगा या उसकी सहायता के बिना। यदि अनुसूची की सहायता से हमारा साक्षात्कार किया जाना है, तो हमें इस समय उसका निर्माण भी करना होता है। इसमें विषय से संबंधित सभी प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है। इसके प्रश्न खुले व बंद दोनों प्रकार के हो सकते हैं। खुले प्रश्नों में उत्तरदाता को अपने विचार अपने शब्दों में विस्तार से प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। बंद प्रश्नों में उसे पूर्व निर्धारित वैकल्पिक उत्तरों में से किसी उत्तर का चुनाव करना होता है। अनुसंधानकर्ता किस प्रकार के प्रश्न अनुसूची में रखेगा, यह अध्ययन विषय व प्रश्नों के संभावित उत्तरों के बारे में अध्ययनकर्ता की जानकारी पर निर्भर करता है। साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण करने के पश्चात उसका पूर्व परीक्षण करता है। इससे उसकी कमियों व सीमाओं की जानकारी भी हो जाती है। इन कमियों को दूर करके अनुसूची को प्राय अंतिम रूप दिया जाता है। ये थी संरचित साक्षात्कार की बात। और यदि हमें असंरचित साक्षात्कार करना है, तो प्रश्नों के पूर्व निर्माण की आवश्यकता नहीं होती। कई बार अध्ययन में सुविधा के लिए साक्षात्कार निर्देशिका का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रश्नों की भाषा व क्रम उत्तरदाता से साक्षात्कार के दौरान ही तय किए जाते हैं और प्रत्येक साक्षात्कार में परिवर्तित भी होते रहते हैं, क्योंकि कई बार साक्षात्कारकर्ता दिखता है कि उत्तरदाता किस पक्ष पर खुलकर अपने विचार व्यक्त कर रहा है, तो वह उन प्रश्नों को ऊपर नीचे भी कर पाता है। लेकिन साक्षात्कार निर्देशिका का लाभ यह है कि इसमें किसी पक्ष से संबंधित तथ्य के संकलित होने से छूट जाने की संभावनाएं नहीं होती। यदि निदर्शन छोटा है और अथवा अनुसंधानकर्ता स्वयं ही साक्षात्कार लेना चाहता है, तो इस स्तर पर अपना कार्य शुरू कर देता है। और यदि निदर्शन का आकार बड़ा है और तथ्यों के संकलन के लिए अनेक अनुसंधानकर्ताओं की आवश्यकता है, तब इसी स्तर पर अनुसंधानकर्ता उनका चुनाव करके
प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। प्रशिक्षण का उद्देश्य उन्हें विषय के बारे में जागरूक करना है ताकि वे नियमों का समान ढंग से पालन करें, जिससे तथ्यों के संकलन में एकरूपता बनी रहे। जब अनुसंधानकर्ताओं के चुनाव में कभी कभी उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि पर विचार करना आवश्यक होता है। प्राय सामान्य विषयों से संबंधित साक्षात्कारों में ये बात गौण होती है कि वह किस जाति, धर्म, वर्ग अथवा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का है। लेकिन कुछ विषय इतने संवेदनशील होते हैं जिनमें उत्तरदाता का खुलकर बातचीत करना साक्षात्कारकर्ता की सामाजिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, सांप्रदायिक दंगों के बाद प्रभावित व्यक्ति अपने वर्ग या संप्रदाय के अन्वेषक से तो खुलकर बातचीत करेंगे और किसी अन्य संप्रदाय के अनुसंधानकर्ता के प्रति वे थोड़ा सा सजग हो जाते हैं, उन्हें एक संदिग्ध के रूप में देखते हैं और खुलकर बातचीत नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज संपर्क की तैयारी। साक्षात्कारकर्ता के सम्मुख प्राय ये समस्या रहती है कि वह किस वेशभूषा में साक्षात्कार के लिए जाए। इस संबंध में अंतिम रूप से कुछ भी कहना बहुत कठिन है, पर इतना अवश्य हम कह सकते हैं कि प्राय साक्षात्कारकर्ता की वेशभूषा न तो बहुत अधिक भड़कीली होनी चाहिए और न ही इतनी अनाकर्षक कि उत्तरदाता विरक्ति अनुभव करने लगे। उसकी वेशभूषा मध्यम वर्गीय, सादगी व सुरुचिपूर्ण होनी चाहिए ताकि हर वक्त के उत्तरदाता को ठीक लगे। उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि वह केवल साक्षात्कारकर्ता ही नहीं बल्कि उस संगठन का प्रतिनिधि भी है जिसके ओर से उसे भेजा गया है। उसका व्यक्तित्व न केवल उसके बारे में उत्तरदाता की धारणा बनवाना है, बल्कि उस संगठन के बारे में उत्तरदाता की राय भी उस साक्षात्कारकर्ता के आचरण पर ही निर्भर करती है जिसका कि वह प्रतिनिधि है। नेक्स्ट है उत्तरदाताओं से संपर्क। यदि अध्ययन विषय सामुदायिक जीवन के पक्ष विशेष से या किसी विशेष संगठन से संबंधित है, तब साक्षात्कारकर्ता के लिए पहले समुदाय या संगठन के प्रभावशाली व्यक्तियों या पदाधिकारियों से संपर्क करके उनका सहयोग लेना अधिक उपयोगी रहता है। लेकिन यदि अध्ययन विषय इस प्रकार का है कि सीधे उत्तरदाता से संपर्क करके सहयोग लिया जा सकता है, तब प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग लिए बिना भी उत्तरदाताओं से संपर्क किया जा सकता है। संपर्क हेतु प्राय साक्षात्कारकर्ता यह परेशानी अनुभव करता है कि वह और उत्तरदाता एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं। ऐसे समय में उसके लिए यह आवश्यक है कि वह स्पष्ट शब्दों में अपना परिचय दे, अपने अध्ययन का उद्देश्य बताए और सहयोग करने का आग्रह करे। लेकिन उसका परिचय बहुत अधिक लंबा नहीं होना चाहिए कि उत्तरदाता घबरा जाए और उसे टालने का प्रयत्न करे। यदि साक्षात्कारकर्ता चाहे तो वह उत्तरदाताओं से पहले पत्र या टेलीफोन के माध्यम से संपर्क स्थापित करके मिलने का समय तय कर सकता है। ये तरीका कुछ मामलों, विशेषकर उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के व्यक्तियों या संगठन के उच्च पदाधिकारियों से संपर्क करने हेतु सुविधाजनक है, क्योंकि इसमें समय की बचत होती है। उत्तरदाता साक्षात्कार के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी मुख्य सीमा यह है कि वह टेलीफोन या पत्र से साक्षात्कार देने से इनकार भी कर सकता है। जबकि हम प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करें तो यह इनकार की संभावना कुछ कम की जा सकती है। जब साक्षात्कारकर्ता पहली बार उत्तरदाता से मिलकर अपना परिचय देता है तो उसे आश्वस्त होने में समय लगता है, और जिस संगठन की ओर से वह आया है वहाँ का परिचय भी उत्तरदाता को आश्वस्त करने में कुछ सीमा तक सहायक होता है। उत्तरदाता की प्रारंभिक प्रतिक्रिया प्राय इस प्रकार की होती है: आप मेरे पास क्यों आए हैं?
मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे लिए इतना समय दे पाना संभव नहीं होगा। मैंने इस विषय पर कभी सोचा नहीं है। मेरे पड़ोसी, मित्र, परिचित, किसी का नाम भी ले सकता है, संभवतः आपके लिए अधिक उपयोगी होंगे आदि। सामान्यतः इस तरह के प्रश्न उत्तरदाता के हो सकते हैं और वह आपको इस तरह से विवश करने की कोशिश करेगा कि आप उसे छोड़कर किसी अन्य उत्तरदाता का चुनाव कर लें। इस समय साक्षात्कारकर्ता की परिस्थितियों को पहचानने की क्षमता सहायक होती है। चेहरे का सामंजस्य उसे बता देता है कि उत्तरदाता साक्षात्कार के उद्देश्य को पूरी तरह समझ नहीं पाया है और उसे अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है। व्यस्तता टालने का बहाना भी हो सकती है और कई बार वास्तविकता भी। यदि उत्तरदाता बाहर जाने को तैयार है और उसे टाला नहीं जा सकता, तो साक्षात्कारकर्ता को अगली मुलाकात के लिए समय निश्चित करना होगा। यदि बाहर जाना कुछ समय के लिए टाला जा सकता हो, तो उसी समय साक्षात्कार ले लेना अधिक उपयोगी होगा, क्योंकि यह भी निश्चित नहीं होगा कि अगली बार उत्तरदाता मिल ही जाए या समय दे पाए। प्राय उत्तरदाता साक्षात्कारकर्ता से ये जानना चाहते हैं कि वह उन्हीं के पास क्यों आए और वे उसे किसी अन्य व्यक्ति के पास जाने का सुझाव भी देते रहते हैं। ऐसे समय में साक्षात्कारकर्ता को स्पष्ट शब्दों में उत्तरदाता को ये समझाना चाहिए कि वह उनकी अपनी मर्जी से नहीं आया है। उनका एक विशेष व्यवस्थित विधि से निदर्शन का चुनाव करने पर ही उनका नाम उस निदर्शन में सम्मिलित हो पाया है। अतः उनके अध्ययन की वस्तुनिष्ठता के लिए आवश्यक है कि वह उन्हीं से तथ्यों को प्राप्त करें। साक्षात्कारकर्ता को यह भी समझाना होगा कि उसके लिए उसका दृष्टिकोण अधिक महत्वपूर्ण है, न कि उस व्यक्ति का जो उत्तरदाता के अनुसार अच्छा वक्ता या विषय का जानकार है। इस तरह से हमें उत्तरदाता को तैयार करना होगा ताकि वह हमारे प्रश्नों के जवाब दे सके। फिर हमें सौहार्द स्थापित करना होता है और ये सौहार्द स्थापित करना और साक्षात्कार को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को हम अगले व्याख्यान में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।